अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में सोचते हैं, हमारी नज़रों के सामने हरा भरा घना जंगल, रंग बिरंगे पंछियों की आवाज़ और करोड़ों इंसेक्ट्स की भीड़ सामने आ जाते हैं। ये तो आज की सच्चाई है, लेकिन इन जंगलों के कोर में कोई और ही राज छुपा हुआ है। यहाँ के पत्थर एक अलग कहानी कहते हैं। क्या आप भी साइंटिफिक जियोलॉजिकल स्टडी के जरिए करोड़ों साल पहले के अमेज़न का नज़ारा देखना चाहते हैं? तो हमारे साथ बने रहें। ये तो हम सभी को पता है कि जियोलॉजिकल चेंजेस एक दिन, एक माह, एक साल या 10 साल का नतीजा नहीं है। ये अर्थ के करोड़ों साल की मेहनत है, जो आज के रूप में हमारे सामने आती है। जियोलॉजिस्ट किसी भी पर्टिकुलर एरिया की हिस्ट्री को समझने के लिए पत्थर से बात करते हैं। पत्थर एक ऐसी चीज़ है जो करोड़ों साल तक एक ही जगह पर बने रहते हैं। इसीलिए करोड़ों साल की हिस्ट्री को भी इन्हीं पत्थरों से पता लगाया जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया की शुरुआत के समय ये पूरा अर्थ एक बड़े सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में मौजूद था। मतलब उस वक्त अर्थ 7 कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट में ना बंटकर एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में मौजूद था। 184 मिलियन साल पहले अर्थ के कोर में वॉल्केनिक एक्टिविटी की शुरुआत हुई। यह एक्टिविटी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। इस वॉल्केनिक एक्टिविटी से जॉइंट सुपर कॉन्टिनेंट 2 सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना और पैंजिया में बंट गया। फिर इस सुपर वॉल्केनिक एक्टिविटी ने गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट को 7 अलग अलग पार्ट में बांट दिया। यही 7 अलग अलग पार्ट 7 कॉन्टिनेंट के रूप में हमारे सामने है। अब ये तो जग जाहिर है कि जब किसी भी चीज़ का बंटवारा होता है, उसके बाद इन बटे हुए हिस्सों में स्ट्रगल होना भी जायज़ है। इसी तरह आज से 25 मिलियन साल पहले गोंडवाना और पैंजिया अर्थ के दोनों टेक्टोनिक प्लेट में टकराव हुआ और इस कॉलिजन से आसपास की धरती ऊपर की तरफ उठने लगी और यही ऊपर की ओर बढ़ने वाला हिस्सा एंडस माउंटेन के रूप में सामने आया। एंड्स माउंटेन वर्ल्ड का सबसे लंबा कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है, जो साउथ अमेरिका में 6,999 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है। एंड साउथ अमेरिका के 7 कंट्री वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, शाइल और अर्जेंटीना तक फैला हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट को छोड़कर ये एंड्स माउंटेन की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल एंड्स माउंटेन अमेज़न रेन फॉरेस्ट की हिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि 25 मिलियन साल पहले बने एंड्स के ईस्ट में अमेज़न रेन फॉरेस्ट का नामो निशान नहीं था। उस समय ये एक बंजर ज़मीन था। यहाँ घास फूस के अलावा आज की तरह बड़े बड़े पेड़ मौजूद नहीं थे। आज से लगभग 15 मिलियन साल पहले बहुत से आइस एज से गुजरने के बाद अमेज़न बेसिन बहुत ही बड़ी फ्रेश वाटर की झील बन गई और इस झील ने पूरे अमेज़न बेसिन को कवर करके रखा था। धीरे धीरे ये झील एंड्स से ईस्ट की तरफ बहने लगी। एंड्स माउंटेन से पूर्व की ओर बहती हुई ये झील समुद्र में गिरने लगी और इसने अमेज़न रिवर का रूप ले लिया। यहीं से अमेज़न रिवर की शुरुआत हुई। वो कहते हैं ना, ठहरे हुए पानी से बहता हुआ पानी ज़्यादा बेहतर होता है। अमेज़न बेसिन पर ठहरे हुए झील ने खुद को समय के अनुसार बदला और अमेज़न रिवर का रूप ले लिया। यही अमेज़न रिवर अमेज़न रेन फॉरेस्ट की लाइफलाइन है। अगर इस झील ने नदी का रूप नहीं लिया होता तो शायद अमेज़न बेसिन आज अमेज़न रेन फॉरेस्ट के रूप में नहीं, बल्कि बड़े ठहरे हुए एक बड़े झील के रूप में हमारे सामने होता। या हो सकता है धीरे धीरे ये समुद्र की गहराइयों में डूब जाता। एंड्स माउंटेन से शुरू हुए अमेज़न रिवर की कहानी समय के साथ साथ अर्थ के स्ट्रगल की कहानी बयां करती है। यहाँ ये बहती हुई नदी आज भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में मौजूद बायोडाइवर्सिटी, वेजिटेशन और अनोखे स्पीशीज़ के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। चलिए, आपने अमेज़न रिवर के ओरिजिन की पूरी कहानी तो सुन ली। अब सवाल ये उठता है कि एंड्स माउंटेन के आसपास के इलाके ने रेन फॉरेस्ट का रूप कैसे लिया। कैसे एंड्स पर्वत से शुरू होकर कोस्टल एरिया तक एक बहुत बड़ा भूभाग एक घने जंगल में बदल गया। आइस एज के दौरान ऐसे क्या क्या चेंज हुए होंगे कि अमेज़न की बायोडाइवर्सिटी ने इतना ज़्यादा ग्रो किया। हम सभी को ये बहुत अच्छे से पता है
कि किसी भी इलाके में पनपने वाले पेड़ पौधे और वेजिटेशन का सबसे ज़्यादा क्रेडिट वहाँ की मिट्टी को जाता है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि करीब 15 से 25 मिलियन साल पहले एंड्स माउंटेन के आसपास का इलाका पथरीला था। वहाँ पर छोटे घास के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर वहाँ की मिट्टी में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि जिसने रेन फॉरेस्ट का रूप ले लिया? इस सवाल का पूरा जवाब एंड्स माउंटेन के अंदर ही छिपा हुआ है। अमेज़न एरिया के सॉइल से ज़्यादा इस रेन फॉरेस्ट का पूरा क्रेडिट एंड्स माउंटेन को मिलना चाहिए। अगर आप मेरी इस बात को सुनकर कंफ्यूज हैं, तो आगे की कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जियोलॉजिस्ट ने सदियों पुराने पत्थरों से बात करके ये समझा, जब पानी एंड्स पर्वत से अमेज़न बेसिन की ओर बहा तो पहाड़ के कुछ टुकड़े टूटकर इस पानी के साथ बह गए और अमेज़न बेसिन पर इससे सेडिमेंटेशन क्रिएट हुआ। या कह सकते हैं कि इस पानी ने मिट्टी के ऊपर पहाड़ी टुकड़ों की परत जमा दी, जिससे यहाँ के मिट्टी को ज़रूरी मिनरल्स मिले। और यही मिनरल्स रेन फॉरेस्ट के ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण है। और आज भी एंड्स माउंटेन से मिनरल्स की एक परत धूल के रूप में हवाओं के जरिए बहकर अमेज़न रेन फॉरेस्ट तक जाती है। इसके साथ ही पानी के साथ बहकर भी ये मिनरल्स अमेज़न रेन फॉरेस्ट की ज़मीन पर मिल जाते हैं। इन्हें मिनरल्स के कारण इस रेन फॉरेस्ट के पेड़ 80 से 100 फीट लंबे होते हैं। एंड्स माउंटेन और अमेज़न रेन फॉरेस्ट की हिस्ट्री को समझने के बाद चलिए अब अमेज़न रेन फॉरेस्ट के सॉइल को समझते हैं। जानते हैं कि साइंटिस्ट इस एरिया की मिट्टी को लेकर क्या कहते हैं। रिसर्च डाटा के अनुसार अमेज़न रेन फॉरेस्ट की 3/4 सॉइल लेटराइट क्ले है। इसका मतलब ये है कि मिट्टी काली ना होकर रेडिश और येलोइश है। कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक है और इसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बहुत कम है। वहीं यहाँ पर एक दूसरी तरह की मिट्टी भी पाई जाती है, जिसे टेरा प्रेटा कहते हैं। इसमें चारकोल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसका टेम्परेचर बहुत लो होता है। कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि ये मिट्टी मैन मेड, मतलब इंसानों के द्वारा बनाई गई है। साइंटिफिक रिसर्च से ये भी पता चला है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट की मिट्टी में बालू मिला हुआ है। ये बालू या रेत एंड्स माउंटेन की वोल्केनिक एक्टिविटी का परिणाम है। एंड्स माउंटेन में आज भी ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं और इससे पत्थर बारीक रेत बनकर अमेज़न रेन फॉरेस्ट की मिट्टी में मिल जाते हैं। माउंटेन मिनरल्स के साथ साथ अमेज़न की मिट्टी की क्वालिटी पुअर होने के बावजूद भी प्लांट के ग्रो करने का एक बहुत बड़ा कारण रिसाइकलिंग प्रोसीजर है, जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट के नेचुरल इकोसिस्टम का मेजर पार्ट है। हम सभी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अमेज़न का अधिकतर हिस्सा घना होने के कारण इंसानी दखल से बहुत दूर है। साथ ही यहाँ के अनोखे स्पीशीज का डर भी इंसानों को इस जंगल से दूर रखता है। इसलिए यहाँ के पेड़ पौधे और जानवर अपनी जिंदगी जीने के बाद इसी मिट्टी में मिल जाते हैं और रिसाइकलिंग प्रोसेसर के जरिए इस मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिससे यहाँ का वेजिटेशन इतना ग्रो करता है। अब इस एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आइस एज में अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी को लेकर क्या क्या चेंज हुए हैं, तो इस इनक्रेडिबल जर्नी को समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए।